हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर क्लासेस। आज आप लोगों के लेके आए हैं हम फोर्थ सेमेस्टर का पेपर, जो कि 2024 का है और इसका सब्जेक्ट का नाम है क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी रबी क्रॉप। आप लोग को पता ही होगा, 2 घंटे का पेपर होता है और 50 नंबर का होता है। 3 खंडों में बटा होता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें आप लोगों को देखने को मिलता है कि 5 क्वेश्चन रहता है और 5 क्वेश्चन हम लोगों को करना होता है। प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 नंबर का होता है। वहीं पे अब हम लोग बात करते हैं सेक्शन बी की, तो सेक्शन बी में देखते हैं कि इसमें हम लोगों को 6 क्वेश्चन दिया रहता है, जिसमें कि हम लोगों को 4 क्वेश्चन करना होता है। प्रत्येक क्वेश्चन 5 नंबर का, इसी हिसाब से यह 20 नंबर का हुआ। ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं सेक्शन सी की। सेक्शन सी की हम लोग बात करते थे, इसमें आप लोगों को 4 क्वेश्चन दिया रहता है, जिसमें हम लोगों को 2 क्वेश्चन करना होता है। प्रत्येक क्वेश्चन 10 नंबर का होता है, इस हिसाब से यह 20 नंबर का हुआ। इसी हिसाब से आप लोगों का टोटल क्वेश्चन 50 नंबर का हुआ। तो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले सेक्शन ए के क्वेश्चन को। क्वेश्चन देखते हैं, पहला क्या है, सूरजमुखी से सूरजमुखी में हाथ से पर सेयन करना क्यों लाभकारी होता है? वाई हैंड पॉलिनेशन इन यूज इन सनफ्लावर। ठीक है। तो सनफ्लावर जो होता है, सूरजमुखी का प्लांट जो होता है, पौधा जो होता है, उसको हम लोग हाथ से पॉलिनेशन करते हैं। मतलब पॉलिनेशन मतलब परागण जिसे हम लोग करते हैं। ठीक है। उससे क्या फायदा होता है, क्या फ़ायदा होता है? उसको हम लोग कहें तो कोई विशेष एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं होती है, कम लागत लगता है और आसानी से हम लोग इसको कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग बात करते हैं कि सूरजमुखी का प्लांट होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, अपने हाथ से एक दूसरे को टकराते हैं। मतलब हाथ घुमाना, जिसे हम लोग हाथ घुमाते रहते हैं ताकि उस पे क्या हो, सूरजमुखी के पौधा जो हो आपस में टकराएं। और टकराने से ही मेल और फीमेल जो परागण होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं और वहीं से परागण का काम हो जाता है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम लोग देखते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी की हम लोग बात करते हैं, सरसों तेल में तीखापन क्षार क्यों आता है? यानी कि हम लोग कहें कि जो सरसों का तेल होता है, उसमें तीखापन होने का क्या कारण है? ठीक है। तो जो सरसों का तेल होता है, उसमें तीखापन का, उसमें कुछ वैसे यौगिक होते हैं जो कि उसमें तीखापन ला देते हैं। जैसे यौगिक का नाम मैं बता देता हूँ क्या है। एलिल आइसोथियोसाइनेट। क्या है? एलिल आइसोथियासोनाइलिनेट, ये होता है जो कि उसमें सरसों के तेल में तीखापन का कारण होता है। ठीक है। उसके बाद आते हैं सी में क्वेश्चन, हम लोग देखते हैं, पछती गेहूं की फसल के सिंचाई की तकनीक का वर्णन करने। ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग लेट से सोइंग करते हैं, मतलब किसका, वीट का, अगर हम लोग लेट से सोइंग करते हैं तो उसमें हम लोगों को क्या क्या ध्यान देना पड़ता है? अगर हम लोग देर से वही सिंचाई अगर करते हैं तो हम लोगों को करीब 4 से 5 6 सिंचाई मैक्सिमम देना पड़ता है वीट को। तो जो पहली सिंचाई होती है उसको 21 से 25 दिन पे हम लोगों को देना चाहिए। जो हम लोग बुआई कर दिए उसके 21 से 25 दिन बाद हम लोगों को पहली सिंचाई करना चाहिए। वही दूसरी सिंचाई हम लोग बात करते हैं तो 40 से 45 दिन, तीसरी सिंचाई 60 से 65 दिन, और जो चौथी सिंचाई होती है 80 से 85 दिन, और फिफ्थ जो इरिगेशन होता है उसको हम लोग कह सकते हैं कि 100 से 105 दिन हो जाते हैं। मतलब हम लोगों को बहुत ज़्यादा उसको देख रेख करना पड़ता है और समय समय पर सिंचाई करने की आवश्यकता होती है, इसलिए कि वो हम लोगों का लेट स्विंग हो जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों का दोस्तों। अगला क्वेश्चन है वाटर मैनेजमेंट ऑफ, यानी कि जई की फसल को जल व्यवस्था के लिए हम लोग क्या करते हैं? मतलब हम लोग कहते हैं ना कि हम लोगों को समय समय पर इरिगेशन करना चाहिए, समय समय से उसका मैनेजमेंट करना चाहिए। तो पहले आता है कि हम लोगों को वाटर उसको कब देना चाहिए? जब उसका जर्मिनेशन स्टार्ट होता है, रिक्वायरमेंट जब होगी तभी हम लोग उसमें इरिगेशन करेंगे ना, इस तरह तो करेंगे नहीं। तो पहले हम लोग जब जर्मिनेशन उसका होता है तब हम लोगों को देना आवश्यकता होती है। फिर जो सीडलिंग स्टेज होता है, सीडलिंग स्टेज के समय हम लोगों को करना होता है। उसके बाद आता है ट्रिलिंग स्टेज।
ठीक है। फिर ग्रेन जब बनने लगता है तब हम लोगों को इरिगेशन देना पड़ता है। तो इरिगेशन का आप लोग जानते ही ये कई प्रकार का होता है, जैसे कि हम लोग कहें तो इरिगेशन ट्यूबवेल, नहर, नाला, और कहें तो पोखरा, ये सबसे हम लोग करते हैं। कुछ होता है रेनफॉल से होता है, जो कि बरसात पे आधारित होती है। कुछ होता है कि जो सॉइल की मॉइस्चर होता है उसी में ग्रो कर जाता है। कुछ होता है ड्रेनेज, जल निकास जिसे हम लोग कहते हैं, उस हिसाब से होता है। तो इस पे हम लोगों को बहुत अच्छे से, बहुत ज़्यादा तो लिखना नहीं है, लेकिन आप थोड़ा थोड़ा लिख सकते हैं। ई की क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, तो ई क्वेश्चन है सरसों में जलवायु की आवश्यकता, यानी कि क्लाइमेट इसको कैसा चाहिए। सरसों की अगर हम लोग मतलब मस्टर्ड लगाते हैं तो उसमें हम लोगों को तापमान कैसा चाहिए। तो हम लोग पहले अगर हाई टेम्परेचर की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसको कितना ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर की कितना आवश्यकता होती है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा इसको 25 से 30 सेल्सियस की आवश्यकता होती है। और इसकी हम लोग बात करते हैं कि जो ये टेम्परेचर होता है, ये जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है 15 से 25 तक इसको लेके जा सकते हैं। लेकिन कुछ होता है जर्मिनेशन के समय इसको टेम्परेचर 10 से 15 ही चाहिए। कितना चाहिए? 10 से 15 मतलब सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है जब इसको जर्मिनेशन की आवश्यकता होती है। ठीक है। और उसके बाद जब ये मेच्योर होता है, मेच्योरिटी जब इसमें आती है, तो इसको 20 से 25% सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी में हम लोग देखते हैं कि इसमें 6 क्वेश्चन दिया रहता है, जिसमें कि 4 क्वेश्चन करना होता है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग सीधे देखते हैं, जो निम्नलिखित फसलों के उर्वरक की मात्रा बताइए। मतलब लूसर्न और उसके बाद बरसीम, मटर, जौ, सूरजमुखी। तो इसमें हम लोगों को कितना, कौन सा मतलब हम लोगों को फर्टिलाइजर देना है, क्या करना है, फर्टिलाइजर की आवश्यकता होती है। तो हम लोग बात करते हैं लूसर्न की। ठीक है। उसमें हम लोग बात करते हैं कि इसमें हम लोग को फर्टिलाइजर कितना देना होता है, तो इसमें हम लोग बात करते हैं सीधे नाइट्रोजन जो होता है दोस्तों, वो क्या होता है हम लोगों को देखना पड़ता है, मतलब सॉइल की फर्टिलिटी कैसी है, उसके हिसाब से हम लोग को नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। 100 kg भी हो सकती है, 80 kg भी हो सकती है, लेकिन उसमें हम लोगों को देखना पड़ता है। ठीक है, इसलिए कि लेग्यूम क्रॉप है। उसके बाद हम लोग फास्फोरस की अगर हम लोग बात करते हैं तो वही 60 से 80, और पोटास की बात करते हैं तो 60 से 75। उसके बाद हम लोग देखते हैं किसका, बरसीम का। किसका देखते हैं, बरसीम का अगर हम लोग देखते हैं तो नाइट्रोजन 50 से 60 भी जा सकता है और 100 से 120 भी जा सकता है। इसलिए कि वो डिपेंड करता है सॉइल की कंडीशन पे। ठीक है, कि सॉइल का कंडीशन कैसा है उस हिसाब से हम लोग को नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। पोटास की अगर हम लोग बात करते हैं तो 20 से 30 भी जा सकता है, 60 से 80 तक जाता है, 40 से 50 इसका ले जाएंगे इसको पोटास को। ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं पिजन पी यानी कि मटर, सॉरी, पी यानी कि मटर। मटर की हम लोग बात करते हैं तो वही 10 से 20 kg सॉइल फर्टिलिटी के हिसाब से ही, सॉइल की कंडीशन के हिसाब से ही हम लोग को नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। वहीं अगर पोटास की हम लोग बात करते हैं और फास्फोरस की, तो 40 से 50 फास्फोरस हो गया, और पोटास हम लोगों को 20 से 30 kg प्रति हेक्टेयर की दर से देना चाहिए। ठीक है। उसके बाद आते हैं चने की खेती का वैज्ञानिक वर्णन करना है। क्या करना है, चने की खेती का हम लोगों को क्या करना है, चने की खेती का हम लोग को कल्टीवेशन करना है। क्या करना है, कल्टीवेशन करना है, चीक पी। ये क्वेश्चन आप लोगों को दोस्तों दिया रहता है, और ये क्वेश्चन काफ़ी लंबा होता है। और दोस्तों जाहिर सी बात है कि ये जो खरीफ रबी क्रॉप का पेपर होता है, इसमें हम लोग को कल्टीवेशन कई दिया रहता है। मतलब आप लोगों को कल्टीवेशन लगभग लगभग 3 से 4 कल्टीवेशन तो आप लोगों को एक अच्छे ढंग से याद होना ही चाहिए। और लगभग हमको लग रहा है कि हर साल चने का कल्टीवेशन तो देता ही रहता है। तो वही कल्टीवेशन देखते हैं, जैसे कि चने का कल्टीवेशन जैसे दो दो टाइप के होते हैं, एक देसी होता है और एक काबुली चना होती है। तो साइसर एरिटिनम देसी चना जो होता है उसको बोला जाता है, और साइसर काबुलियन जो काबुली चना होता है उसको बोला जाता है। उसके लेग्यूमिनेसी फैमिली के भी होती है। ठीक है। और इसको चना का एक चना क्या C3 प्लांट होता है। चने में प्रोटीन की मात्रा हम लोग देखते हैं तो 21.1 पाया जाता है। ठीक है, 21.1 पाया जाता है।
वहीं अगर जलवायु की बात करते हैं तो इसको शीत जलवायु की आवश्यकता होती है। मिट्टी की अगर हम बात करते हैं तो वही चिकनी दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। इसकी अगर सीड रेट की हम लोग बात करते हैं तो डिपेंड करता है कि कौन सी जगह है और मतलब समय से बुआई कर रहे हैं कि देर से बुआई कर रहे हैं। मतलब अगर बहुत पहले बुआई कर देते हैं तो हम लोगों को अक्टूबर अक्टूबर में करना चाहिए, दूसरी सप्ताह में। उसके जो स्पेसिंग होती है, गहराई होती है जो, वो डेप्थ जो होती है 8 से 10 सेंटीमीटर होती है। अगर हम लोग देर से बुआई करते हैं तो वही 8 से मतलब 80 से 100 केजी प्रति हेक्टेयर की तरफ से लगता है। ठीक है। उसके बाद हम लोग उसकी कुछ वैरायटी के बारे में लिख देंगे। जैसे उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, उसमें कुछ डिजीज के बारे में लिख देंगे। ठीक है। कुछ उसके बाद लास्ट में हम लोग इरिगेशन क्या होता है, उसके बाद इंसेक्ट कौन से लगते हैं, पेस्ट उसको कंट्रोल कैसे किया जाता है। फिर उसके बाद उसके उपज के बारे में लिख देंगे कि देसी चना जो होती है उसका उपज कितना होता है और काबुली चना होती है उसका उपज कितना होता है। वो तो डिपेंड करता है कि उसकी वैरायटी कैसी है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद दिया है दोस्तों मसूर की वैज्ञानिक खेती, वही लेंटिन का आप लोगों को कल्टीवेशन करना है। तो आप लोग कल्टीवेशन कर सकते हैं, जैसे कि चने का और क्या है मसूर, दोनों का आप लोगों को करना। उसी तरह आ जाता है बरसिंग की खेती का हम लोगों को करना है। ठीक है। खेती करना है तो जिसमें कि इसमें कुछ टॉपिक दिया है कि हम लोगों को बस यही टॉपिक लिखना है। जैसे कि हम लोग को दिया है ना, बीज दर, यानी कि सीड रेट की आवश्यकता हम लोगों को कितनी होती है किसमें, बरसिंग में। हम लोग वर्षित के, आप लोगों को सीधा सीधा पता होगा कि जो भी वीड मतलब सीड होता है उसको अगर हम लोग बोने से पहले सॉइल की फर्टिलिटी के साथ साथ उसकी वैरायटी के ऊपर डिपेंड करते हैं कि कौन सी वैरायटी लगा रहे हैं और कितनी आवश्यकता होती है। तो लगभग हम लोग कह सकते हैं 20 से 25 केजी प्रति हेक्टेयर लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों। फिर हम लोग देखते हैं सीड का उपचार, यानी कि सीड ट्रीटमेंट, मतलब सीड का ट्रीटमेंट हम लोगों को कैसे करना चाहिए। सीड की अगर ट्रीटमेंट की हम लोग बात करते हैं तो इसमें हम लोगों को पहले तो जो हम लोग लाते हैं मार्केट से सीड, उसका अच्छे प्रकार से मतलब देखना चाहिए कि उसमें कोई रोग न हो, अच्छा हो, घून वून न लगा हो। उसके बाद उसको हम लोग देखते हैं कि उसमें जो खरपतवार होते हैं उसको हम लोग निकाल फेंकते हैं। इस हिसाब से उसका हम लोग क्या करते हैं, ट्रीटमेंट कर सकते हैं, यानी कि साफ सुथरा हो और उसमें इम्प्रूव वैरायटी की भी हो, मतलब अच्छी अच्छी। उसके बाद हम लोग उसको देखते हैं। फिर भूमि का मैनेजमेंट, यानी कि सॉइल प्रिपरेशन, मतलब सॉइल के प्रिपरेशन के लिए हम लोग मतलब देखते हैं कि सॉइल की फर्टिलिटी किस हिसाब से है, उसका पीएच वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। उसके डेप्थ क्या है, ऑर्गेनिक मैन्योर का हम लोग उपयोग करते हैं। ये नहीं कि नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास की आवश्यकता तो होती है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग को एनपीके कम मात्रा में दे और ऑर्गेनिक मैन्योर का उपयोग ज़्यादा करते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है जल का प्रबंधन, यानी कि वाटर मैनेजमेंट। तो वाटर मैनेजमेंट की हम लोग बात करते हैं तो बरसिंग में वाटर मैनेजमेंट कुछ विशेष होता नहीं है, बस डायरेक्ट हम लोग खेत में पानी लगा सकते हैं, लेकिन उतना ही पानी लगाएं जितनी कि उसकी आवश्यकता होती है, ना ही कि पूरा एकदम भर दें और बहुत ज़्यादा लॉस हो जाए पानी का। ठीक है। उसके बाद आता है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग की अगर हम लोग बात करते हैं तो हार्वेस्टिंग जो होता है वो उसी के समय पे हम लोगों को करना चाहिए। करीब 60 से 90 दिन के बाद हम लोगों को उसकी हार्वेस्टिंग करनी होती है। ठीक है दोस्तों। तो आगे देखते हैं हम लोग को क्या है, जौ की खेती का वैज्ञानिक वर्णन, मतलब साइंटिफिक कल्टीवेशन ऑफ बार्ले क्रॉप, मतलब हम लोग को क्या है, जौ। ठीक है। उसका कल्टीवेशन करना है। कल्टीवेशन करने का मतलब कि हम लोगों को पूरा उसका जैसे स्टार्टिंग में उसका नाम क्या है, फैमिली क्या है, बॉटकन नेम के साथ साथ उसके क्रोमोसोम नंबर कितना है, उसके बाद उसके बारे में उसका कुल क्या है, एरीगेशन कितनी आवश्यकता होती है, जलवायु, मिट्टी। ठीक है। उसकी कुछ किस्में, कब बोया जाता है, कब कटाई की जाती है, कौन से रोग लगते हैं, इरिगेशन कब किया जाता है, उसमें खाद की आवश्यकता कितनी होती है, जल की आवश्यकता कितनी होती है। ठीक है। उसके बाद लास्ट में हम लोग उपज के बारे में लिख सकते हैं। इस तरह आप लोग उसका कल्टीवेशन कर सकते हैं। ठीक है। कल्टीवेशन अगर हम बताते चलेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। ठीक है। सेक्शन सी की हम लोग बात करते हैं तो इसमें आप लोगों को 4 क्वेश्चन दिया रहता है। 4 क्वेश्चन में आप लोगों को 2 क्वेश्चन ही करना होता है। 2 क्वेश्चन करते हैं
और उसके बाद हम लोगों को इसमें डिटेल से लिखना पड़ता है, इसलिए कि ये 10 नंबर का क्वेश्चन होता है। कितने नंबर का? 10 नंबर का क्वेश्चन होता है, इसलिए हम लोगों को अच्छे से लिखना पड़ता है। ठीक है। गन्ने की हम लोगों को क्या बात करना है, गन्ने का कल्टीवेशन करना है, उसकी फैमिली, ठीक है, उसकी जो क्रोमोसोम नंबर होती है, ठीक है, क्रोमोसोम नंबर की अगर हम लोग बात करते तो हेलियंथस एनस होता है, कुल जो होती है कंपोजिटी होती है, गुणसूत्र संख्या 2n34 होता है। ठीक है। इसमें जो सूरजमुखी होती है उसमें 45 से लगभग 50% के पास इसमें तेल पाया जाता है। जलवायु कैसी होती है, तापमान कैसा होता है, मिट्टी कैसी होती है, बुआई का समय क्या है, सीड रेट क्या है, गहराई क्या है, स्पेसिंग क्या है, सिंचाई की आवश्यकता कब कब होती है, प्रमुख कीट क्या है, प्रमुख रोग क्या है, उसके बाद उसके उपज कब होते हैं। ठीक है। ये सब आप लोग कल्टीवेशन में अच्छे से मेंशन जरूर करिएगा। उसके बाद आता है आलू की खेती करना, मतलब हम लोगों को आलू का कल्टीवेशन भी करना है साइंटिफिक तरीके से। तो इसके बारे में भी आप लोग वही सब लिखेंगे जो कि आप लोग लिखते आए हैं। फिर उसके बाद आता है नवा क्वेश्चन हम दोस्तों है कि गेहूं की खेती के निम्नलिखित वर्णन कीजिए, मतलब इसमें आप लोगों को दे चुका है कि हमको इतना ही करना, तो हम लोगों को इसमें बता दिया है कि आप लोग इस टॉपिक पे लिखेंगे। जैसे कि क्लासिफिकेशन ऑफ वीट, मतलब हम लोगों को वीट का क्लासिफिकेशन करना है। उसके बाद आप लोगों को दिया सीड रेट और सोइंग टाइम, मतलब सीड रेट क्या होता है और सोइंग टाइम कितनी होती है। गेहूं के वर्गीकरण की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका दो तरीके से वर्गीकरण किया जाता है। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं सीड रेट की, सीड रेट जो होता है वो सॉइल सॉरी क्या नाम है, वैरायटी पे डिपेंड करता है कि सीड रेट कितना हम लोगों को प्रति हेक्टेयर के हिसाब से लगना चाहिए, यानी कि देना चाहिए। ठीक है। उसके बाद आता है हम लोगों को वाटर सॉरी सोइंग टाइम। आप लोगों को पता है कि रबी क्रॉप है, क्या है, रबी क्रॉप है, तो इसकी जो अक्टूबर से दिसंबर तक इसकी बुआई हम लोग कर सकते हैं, ताकि नवंबर के पहले सप्ताह तक भी होता है, और देर से अगर हम लोग बुआई करते हैं तो नवंबर के दूसरे मतलब वीक तक चला जाता है। उसके बाद आता है वाटर मैनेजमेंट। वाटर मैनेजमेंट की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें जो होता है औसतन 6 बार सिंचाई की जाती है। कितनी बार? 6 बार सिंचाई की जाती है, और इसमें जल की आवश्यकता कितनी होती है? 550 से 650 mm की आवश्यकता होती है। उसके बाद आता है वीड मैनेजमेंट। वीड को कंट्रोल हम लोग कैसे करते हैं? कुछ जैसे कि इसमें बात करते हैं तो एनेवा फतुआ, ठीक है, फाइलरिस माइनर, सोरघम हेल्पेंस, ये सब बहुत ही ज़्यादा भयानक खरपतवार होते हैं जिसको हम लोगों को कंट्रोल करना पड़ जाता है। इसको हम लोग कंट्रोल कैसे करेंगे? उसके बाद आता है कुछ वैरायटी। क्या है दोस्तों? इसके कुछ वैरायटी के बारे में हम लोगों को लिखना पड़ता है कि इसमें कौन कौन सी वैरायटी होती हैं और कितनी वैरायटी होती है। जैसे कि सोनालिका, यूपी 262, WL 711, गिरिजा, कल्याण सोना, यूपी 215, अर्जुन प्रताप, जनक, जवाहर, ज्योति, हीरा मोती, संगम यूपी 301, यूपी 319, ये सब उसकी कुछ वैरायटी हो गई। उसके बाद आगे देखते हैं, सॉरी दोस्तों आगे क्वेश्चन नहीं है ये। तो इस हिसाब से आप लोगों का क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। और कल्टीवेशन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो आप कम से कम 3 से 4 कल्टीवेशन को अच्छे से याद करके जाएंगे, जैसे वीट हो गया, जौ हो गया, ठीक है, उसके बाद बरसीम हो गया, उसके बाद हम बता देते हैं जैसे गन्ने का हो गया, गेहूं का, राइस राइस का तो आएगा नहीं। ये सब आप लोगों को अच्छे से याद करके जाना पड़ता है। सनफ्लावर का तो लगभग आप लोगों को अच्छे से याद करना पड़ेगा। तो इस हिसाब से आज का वीडियो इतना ही था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।